हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारा 12th क्लास का चैप्टर जो कि है मानव जनन, जिसमें हम हमारी एनसीईआरटी को 100% कवर करेंगे। जहां पर भी ज़रूरत हो आप नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आपने अपनी एनसीईआरटी को खोलकर बैठना है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है जो चीज़ें आपको याद नहीं रह पाती हैं। वरना बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर इच्छुक होकर जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है, तब उसमें क्या होता है आपको इतना इंटरेस्ट आता है कि चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो मानव जनन से हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारी 12th क्लास की बायोलॉजी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आगे आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बना सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुड कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। देखिए, मानव जनन हम पढ़ चुके हैं। हमने जब 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखा था जीवों में जनन, तो उधर हमने जनन देख रखा है कि जनन क्यों ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में जनन, किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, आप वो प्लांट्स ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, ह्यूमंस ले लीजिए, उनकी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन क्या है, ज़रूरी है। जनन में क्या होता है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं जनन करने वाले, अपने ही जैसे। हम देखें अगर आम का पेड़ है तो वो आम के पेड़ को ही उत्पन्न करता है, ह्यूमंस हैं तो वो ह्यूमंस को ही उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं, या फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। तो जनन क्यों ज़रूरी है, हमें पता है अस्तित्व को लगातार बनाए रखने के लिए जनन ज़रूरी है। अब हम बात करने जा रहे हैं मानव जनन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमने ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, मानव जो है डायोशियस है, मतलब क्या है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी हम पढ़ चुके हैं कि द्विलिंगी क्या होता है, जिसमें फीमेल और मेल जो होते हैं वो नर और मादा जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, नर और मादा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या होते हैं, लैंगिक प्रजनन करने वाले होते हैं। मतलब कोई भी ह्यूमन जो है वो आपको अलैंगिक प्रजनन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर वर्धी प्रजनन, ऐसा करता हुआ बिल्कुल नहीं दिखेगा। सभी ह्यूमंस जो हैं वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं और साथ साथ सजीव प्रजकता या फिर आपका जो है जरायुज को शो करते हैं। मतलब कि ये संतान को उत्पन्न करते हैं, सीधे क्या करते हैं, संतान को उत्पन्न करते। बाकी हम बहुत सारे जीवों को देखते हैं क्या करते हैं, वो अंडे उत्पन्न करते हैं, फिर उससे उनके क्या होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग है वो बाहर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ह्यूमंस क्या है, द्विलिंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर और मादा अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल डार्विनिज्म को शो करते हैं। मतलब क्या है उसका, कि आप नर और मादा को देखकर पहचान सकते हैं इसमें नर कौन सा है और मादा कौन सा है। ठीक है, द्विलिंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन और क्या है, ये सजीव प्रजक, मतलब कि आपका संतान को जन्म देने वाला सजीव प्रजक। और सजीव प्रजक को क्या बोलते हैं, जरायुज। सजीव प्रजक या जरायुज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। सजीव प्रजक या फिर जरायुज होते हैं। ये नोट डाउन करें तो करें, नहीं तो आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी है ये लाइन। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ों को समझिए। ये जो है द्विलिंगी है, हमने देखा मानव द्विलिंगी है, अपना क्या करता है, सीधे बच्चों को जन्म देता है। और कुछ जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मैमल्स मोस्टली होते हैं जो सीधे क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ मैमल्स भी अपवाद हैं, वो हम आगे देखेंगे, उनको आगे पढ़ेंगे। अब देखिए चीज समझिए, जब कोई मादा जो है सीधे संतान को उत्पन्न करती है, मतलब कि जो जाइगोट है, जो युग्मनज है और जो एम्ब्रियो भ्रूण है, वो क्या है, उसके शरीर के अंदर उसका विकास हो रहा है, तो केयर ज़्यादा अच्छी होगी। अंडे दे देते हैं तो वो क्या होता है, एम्ब्रियो का या फिर जो युग्मनज, जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, उसका जो विकास होता है शरीर से बाहर होता है। तो क्या होता है, बहुत सारे खतरा भी होता है। अब उनके चारों तरफ के इन्वायरमेंट से होता है या फिर दूसरे एनिमल्स से होता है, अंडे खराब कर देते हैं, फोड़ देते हैं। तो क्या है,
स्थायित्व की जो उस जगह जो मतलब अगर जीवित रहने की जो संभावनाएं होती हैं वो कम होती हैं। तो ये क्या है, एडवांटेज है आपका कि ह्यूमन बेबी पेरेंट्स हैं या जो भी बेबी पेरेंट्स होते हैं, जो भी जरायुज होते हैं, उनके लिए ये क्या है, ये एडवांटेज है कि वो क्या करते हैं, उनके भ्रूण का जो परिवर्धन होता है वो अच्छे से हो पाता है, क्योंकि क्या होता है, मादा के शरीर में होता है। अब देखिए, जब ह्यूमन जनन की हम बात करते हैं, मानव जनन की जब हम बात करते हैं, तो कुछ जो टर्म्स हैं वो हमने सबसे पहले याद होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए, उनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी याद होनी चाहिए कि जो ह्यूमन का जो जनन का काल शुरू होता है वो कब होता है, प्यूबर्टी को गेन करने के बाद होता है। मतलब कि यौवना आरंभ जो होती है, जो यौवन आरंभ होती है, जो प्यूबर्टी होती है, जो टीनेज बोलते हैं, उस एज के बाद जब शुरू होता है। इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो द्वितीयक जनन अंग हैं उनका विकास होना शुरू हो जाता है। आप मेल और फीमेल में बहुत जल्दी अंतर कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, जब छोटा बच्चा होता है 3 या 4 साल का, आप लगा लें उसको, तो वो जब छोटा होता है उसमें नर या मादा का बताना, मतलब लड़का है या लड़की है, बताना इतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, उनमें द्वितीयक जो जनन लक्षण होते हैं वो बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, मेल में जो होता है आवाज़ भारी हो जाती है, या फिर एक्सटर्नल जो हेयर ग्रोथ है, दाढ़ी मूंछों को आना, ये हो जाता है। फीमेल में क्या हो जाता है, वॉइस उनकी और पिच हो जाती है और पतली आवाज़ हो जाती है, ब्रेस्ट साइज बढ़ जाना, ये सब क्या है, द्वितीयक जनन लक्षण है। इसके बाद क्या होता है कि वो जनन के लिए तैयार हैं। जब द्वितीयक लक्षण पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, मतलब क्या है कि जनन के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं वो। अब देखिए, मानव जनन में कुछ चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से उनका सीक्वेंस भी याद करना है और हमें उनका मतलब पता होना चाहिए। बायोलॉजी में सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको टर्म का मतलब पता होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, कुछ घटनाएं देख लेते हैं। जैसे कि घटनाएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो आपको उसका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए और उसका मतलब भी पता होना चाहिए। क्या है, युग्मकों का बनना, मतलब नर तथा मादा दोनों युग्मकों का बनना, इसको हम बोलते हैं युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस। इसको बोलते हैं युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस, मतलब नर व मादा युग्मकों का बनना। जब नर और मादा युग्मक बनेंगे तभी आगे क्या हो पाएगा, निषेचन हो पाएगा। अब देखिए, नर और मादा युग्मक तो बन गए, युग्मक जनन हो गया, गैमिटोजेनेसिस हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा आपका जो क्रम आता है वो होता है इंसेमिनेशन। देखिए, इंसेमिनेशन मतलब वीर्य सेचन। इसमें क्या है, वीर्य सेचन में जो नर युग्मक बने हैं वो मादा युग्मक तक, मादा जनन पथ तक पहुंचना उनका जरूरी है, तो इसको बोलते हैं वीर्य सेचन, मतलब इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन। दूसरा, फर्स्ट आपका क्या हुआ, युग्मक जनन, पहले युग्मकों का बनना हुआ, नर और मादा युग्मक बनेंगे, मतलब कि स्पर्म बनेगा, शुक्राणु बनेगा और क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। अब जब युग्मक जनन हो गया, वो बन गया, तो उसका नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, मादा के जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वो हुआ आपका वीर्य सेचन, मतलब इंसेमिनेशन। फिर उसके बाद देखिए, अब जब ये बन गए हैं तो इनका संलयन होना भी जरूरी है। यहाँ पर बने, फिर आसपास पहुंचे, अब इनका संलयन होना जरूरी है, इनका फ्यूजन होना जरूरी है, आपस में मिलना जरूरी है, तो उसको हम बोलते हैं, देखिए उसको क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होगा उसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद, अब जब निषेचन भी हो गया, नर तथा मादा युग्मक बने, नर युग्मक मादा के जेनाइटल पथ तक पहुंचे, उन दोनों का आपस में फ्यूजन हुआ, संलयन हुआ, उसको क्या बोला, निषेचन बोला। निषेचन के बाद अब जाइगोट बनेगा, निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बहुत सारे फेज आते हैं, यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट का बनना और डेवलपमेंट होना, मतलब विकास होना, और फिर क्या है, उसका गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाना, ये क्या कहलाता है, यह है आपका इम्प्लांटेशन, मतलब अंतररोपण। अब अंतररोपण को समझने की कोशिश कीजिए। जाइगोट तो हमें पता है कि जाइगोट युग्मनज बनेगा,
युग्मनज में यहाँ पर क्या होता है, जो जाइगोट में जो समसूत्री विभाजन होता है वो यहाँ पर थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर जो जाइगोट है, जो जाइगोट बनेगा निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है, आपको समझ आ रहा होगा। हमने चौथा फेज क्या देखा, चौथा देखा कि हमारा जो ब्लास्टोसिस है उसका क्या होगा, बनना, वो बनेगा और उसका विकास होगा, फिर क्या करेगा, वो गर्भाशय की भित्ति पर चिपक जाएगा। इसको अंतरोपण कहते हैं। अब भैया ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, तो यहाँ पर जो जाइगोट से हम देखते हैं कि एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो से, यहाँ पर जाइगोट से एम्ब्रियो ना बनकर आपका बनता है मॉरूला फेज, मॉरूला, फिर उसके बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट, फिर बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। एक चीज को समझिए यहाँ, फिर एम्ब्रियो का विकास होगा और वो जब ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की भित्ति पर चिपक जाएगा, फिर उसको वहां से नरिशमेंट मिलना शुरू होगा, पोषण मिलना शुरू होगा, वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, उसमें ऑर्गन बनेंगे, फिर उसका विकास वहां चलता रहेगा। तो फिर क्या होता है, बाद में एक शिशु का जन्म होता है। तो यहाँ पर जो जाइगोट है क्या है, इसको क्या बोलते हैं, युग्मनज। तो यहाँ पर जो जाइगोट है उसमें जो समसूत्री विभाजन होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। उसमें क्या होता है, क्योंकि कोशिका अपना इसमें आकार नहीं बढ़ाती है, सिर्फ नंबर बढ़ाती है। कोशिका यहाँ पर अपना आकार नहीं बढ़ाएगी, वो क्या हो, सिर्फ अपना नंबर बढ़ाएगी। और इस तरह के समसूत्री विभाजन को हम विदलन समसूत्री विभाजन कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, विदलन क्लीवेज समसूत्री विभाजन कहते हैं, जिसमें कोशिका का आकार नहीं बढ़ता, सिर्फ नंबर बढ़ता है। जैसे 2 हैं, 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16, इस तरह से सिर्फ वो अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट पता चला आपको, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, जाइगोट में आपका क्या है, विदलन समसूत्री विभाजन होता है, जो सामान्य समसूत्री विभाजन से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें कोशिका अपना आकार नहीं बढ़ाती है, सिर्फ नंबर बढ़ता है। सिर्फ फिर उसके बाद जाइगोट से बनेगा मॉरूला, एक फेज बनेगी जो कि एक कठोर जो है बॉल के समान है, कठोर बॉल के समान। और फिर मॉरूला से क्या है, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट ये जाकर आपका एम्ब्रियो में बदलता है। देखिए ठीक है, इतनी चीज समझ आई। इसको क्या बोलते हैं, अंतरोपण कहते हैं, जब ये ब्लास्टोसिस्ट आपके गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाती है। अब उसके बाद क्या होगा, गर्भाअवधि आती है। गर्भाअवधि क्या होता है, मतलब भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूण का जब विकास होगा, ब्लास्टोसिस्ट से भ्रूण बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, 5th क्या हुआ हमारा, गर्भाअवधि। मतलब ये क्या है, आपका गैस्ट्रेशन पीरियड है। यहाँ पर क्या होगा, आपका पूरा बेबी का जो है डेवलपमेंट होगा, वो क्या है, गर्भाअवधि, मतलब भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूण के विकास को क्या बोलते हैं, गर्भाअवधि बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रसव, मतलब जब एक बार पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, ऑर्गन आ गए, सब कुछ आ गया पूरा, हमें पता है 9th मंथ का पीरियड होता है ये ह्यूमन में। उसके बाद बेबी की, जिसको हम नॉर्मल उसमें बोलते हैं कि डिलीवरी होनी है, उसको अगर हम साइंटिफिक टर्म बोलेंगे उसका, तो वो क्या है, प्रसव है, जिसको आप बोलते हैं पोस्चुरेशन। ठीक है, क्या है, प्रसव। ये है आपकी मानव जनन में होने वाली घटनाएं। मानव जनन से जुड़ी घटनाएं क्या है, युग्मकों का जनन। युग्मक जनन मतलब युग्मकों का बनना। यहाँ पर नर और मादा युग्मक बनेंगे। अब जब वो बन गए हैं तो नर का मादा के जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचना होगा, उसको वीर्यसेचन बोलेंगे, इंसेमिनेशन। उसके बाद जब वो आपस में आसपास भी आ गए हैं, अब उनका संलयन होगा, युग्मकों का संलयन होगा, उसको बोलेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट में विदलन समसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट का विकास होगा, उसका बनना होगा, और वो क्या करेगी, गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाएगा, उसको अंतरोपण बोलते हैं। जब ये एक बार उससे चिपक गया तो उसके बाद आपका गर्भाअवधि शुरू होगी। गर्भाअवधि आपके में पता है 9 मंथ की होती है, उसको क्या बोलते हैं, गर्भाअवधि। फिर उसके बाद क्या है, प्रसव, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। अब देखिए, अब हम आगे चीजों को देखते हैं कि हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे कि चीजें किस तरह से रिलेट कर रही हैं और किस तरह से क्या चीज है, आपने अच्छे से समझना है। अपनी एनसीईआरटी को अपने पास में रखिए। आप देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ा सा नर जनन तंत्र के बारे में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नर जनन
तंत्र, तो नर जनन तंत्र में सबसे पहली चीज याद रखनी है, ये पेल्विस रीजन में होता है, मतलब श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होता है। श्रोणि क्षेत्र जो आपके एब्डोमेन, उदर से बिल्कुल नीचे वाला जो क्षेत्र है वहां पर उपस्थित होता है, श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित है। नर जनन तंत्र आपका पेल्विस रीजन में, ठीक है। दूसरी चीज है जो आपको याद रखनी है कि इसमें शामिल क्या होता है, तो देखिए अगर हम इसमें देखें कि क्या शामिल होता है, तो पहला होता है प्राथमिक जनन अंग। इसमें क्या शामिल है, प्राथमिक जनन अंग। ये प्राथमिक जनन अंग, इनको हम प्राथमिक जनन अंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, युग्मकों को बनाते हैं, युग्मक का फॉर्मेशन करते हैं, प्राथमिक जनन अंग। और जो नर में होते हैं वो होता है आपका वृषण, और जबकि आपका जो मादा है उसमें क्या होगा, ओवरी होगी। तो यहाँ पर प्राथमिक जनन अंग क्या है, वृषण है, मतलब टेस्टिस। दूसरा देखिए और क्या शामिल होता है, सहायक नलिकाएं शामिल होती हैं, सहायक नलिकाएं शामिल होती हैं। फिर है आपका कुछ ग्रंथियां शामिल होती हैं, ये हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, अभी हम देख रहे हैं कि शामिल क्या क्या होता है, ठीक है। और क्या है आपका यहाँ पर बाह्य जननेंद्रिय शामिल होती है, मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित है आपका नर जनन तंत्र। ध्यान रखना है क्या क्या शामिल होता है, प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, युग्मकों का फॉर्मेशन कर रहा है, युग्मक बन रहे हैं, मतलब इसका काम क्या होता है, स्पर्म को बनाना। और ये कितने होते हैं, ध्यान रखना है, एक जोड़ी आपके वृषण उपस्थित होते हैं नर में, एक जोड़ी उपस्थित होते हैं, और इनका काम क्या करना होता है, इनका काम है स्पर्म को बनाना। फिर होती हैं सहायक नलिकाएं, कुछ ग्रंथियां होती हैं, और बाह्य जननेंद्रिय होती हैं। ये बहुत ही बेसिक है नर जनन तंत्र के लिए, मतलब ये चीजें उसमें शामिल हैं। और प्राथमिक जनन अंग को प्राथमिक जनन अंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका काम है स्पर्म को बनाना, शुक्राणु को बनाना, और वो क्या है, वो है वृषण, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।